हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जो टॉपिक है वो भाषा और वर्ण विचार से लिया गया है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था भाषा और वर्ण विचार का सामान्य परिचय किसे कहते हैं, और वर्ण को दो भागों में क्या है विभाजित किया गया है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण है जो कितने होते हैं, 11 होते हैं, और 33 व्यंजन होते हैं और 44 वर्ण होते हैं जो मिलकर एक वर्ण विचार का निर्माण करते हैं। भाषा और वर्ण विचार का क्या करते हैं बच्चों, निर्माण करते हैं। और जो स्वर है वो वर्ण विचार का हिंदी वर्णमाला में वर्ण विचार का एक प्रकार है, और दूसरा जो प्रकार होगा वो हमारा होगा व्यंजन। इसी प्रकार स्वर में किसे कहते हैं, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे हम स्वर कहेंगे। उसी प्रकार स्वर को भी दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट नंबर का होगा हमारा ह्रस्व स्वर, सेकंड नंबर का होगा हमारा दीर्घ स्वर। इसी प्रकार बच्चों हमने क्या किया है, भाषा और वर्ण विचार का वर्णन किया है। फिर हमने किया है जीवा की स्थिति के आधार पे उसे भी आगे तीन भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले होगा अगर स्वर, सेकंड नंबर का होगा हमारा मध्य स्वर, थर्ड नंबर का होगा हमारा पश्चव स्वर। पश्चव का अर्थ होता है बाद का। इसी प्रकार हमने नेक्स्ट किया था मुखाकृति के आधार पे स्वर के भेद कितने होते हैं। मुख की आकृति के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं। फर्स्ट नंबर का होगा हमारा सैव्रत स्वर किया था, फिर हमने किया था अर्ध स्वैव्रत, फिर हमने क्या किया था विवृत स्वर, विवृत स्वर भी किया था, और क्या क्या अर्ध विवृत स्वर भी किया था। इसी प्रकार बच्चों हम आज क्या करेंगे, ओष्ठावृद्धि के आधार पे क्या करेंगे, ओष्ठावृद्धि के आधार पे स्वर की स्थिति जांच करेंगे। इसी प्रकार फर्स्ट नंबर का होगा हमारा वृत्ताकार स्वर। तो हम लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ओष्ठावृद्धि। तो यहां लिखेंगे ओष्ठावृद्धि के आधार पर स्वर की स्थिति क्या करेंगे, स्वर की स्थिति है जो चेक करेंगे कैसे होगी। स्वर की स्थिति जांच करने पे हमें पता चला है कि इस ओष्ठावृद्धि के आधार पे स्वर को कितने भागों में बांटा गया बच्चों, दो भागों में। फर्स्ट नंबर का हमारा भाग होगा उसे लिखेंगे हम वृत्ताकार, वृत्ताकार ओष्ठावृद्धि के आधार पे होगा वृत्ताकार। सेकंड होगा हमारा, फर्स्ट नंबर का है हमारा वर्ताकार स्वर, और सेकंड नंबर का है हमारा अवृत्ताकार। ओष्ठावृद्धि के आधार पर स्वर स्थिति को दो भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट नंबर का वृत्ताकार है और सेकंड नंबर का अवृत्ताकार। तो सबसे पहले बच्चों हम वृत्ताकार स्वर के ऊपर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर की क्या परिभाषा है ये हम देखेंगे। वृत्त का अर्थ होता है बच्चों गोल। इसी प्रकार हम इसकी परिभाषा करेंगे वृत्ताकार, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का गोल हो जाता है उसे क्या कहेंगे हम वृत्ताकार स्वर कहेंगे। जैसे ओ, उ, बड़ा उ, ओ, औ। ये क्या है वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो हम लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार क्या हो जाता है बच्चों, गोल हो जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। और वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आएंगे हमारे, लिखेंगे हम उदाहरण के रूप में, जैसे कि ओ, उ, बड़ा उ, फिर हम लिखेंगे ओ, औ। ये जो हमारे वर्ण है वो हमारे वृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे अवृत्ताकार, हमें दिया गया इसकी परिभाषा लिखेंगे अवृत्ताकार की। तो अवृत्ताकार की परिभाषा होती है बच्चों
जिन स्वरों के उच्चारण में होठ है जो गोल नहीं होते उसे क्या कहेंगे हम? अवृत्ताकार। वृत्ताकार का अर्थ होता है पूरा गोल, ए लग गया, इसीलिए क्या कहेंगे? अवृत्ताकार का क्या अर्थ होगा? जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहेंगे। तो हम लिखेंगे अवृत्ताकार स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता। इन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम लिखेंगे ए, आ, ई, ए और ए। जो ये वर्ण है वो हमारे कौन से में आते हैं? अवृत्ताकार में। तो हम लिखेंगे ए, आ, ई, ए। ये है जो हमारे अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आएंगे। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे, हमने क्या किया है, ये ओष्ठावृत्ति के आधार पे वृत्ताकार और अवृत्ताकार किया है। फिर हम लिखेंगे ओष्ठावृत्ति के आधार पे हमने क्या किया है? स्वर की स्थिति की जांच किया है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम लिखेंगे उच्चारण के स्थान पर स्वर। उच्चारण के स्थान पे स्वर की क्या स्थिति होगी? तो हम लिखेंगे उच्चारण के स्थान पर स्वर। उच्चारण के स्थान पर स्वर कैसे होंगे? तो हम लिखेंगे उच्चारण के स्थान पे सबसे पहले हम लिखेंगे अयोगवाह वर्ण। ये कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो हम लिखेंगे उच्चारण के स्थान पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होगा अयोगवाह। तो हम लिखेंगे अयोगवाह के बारे में। उच्चारण के स्थान पे स्वर है जो अयोगवाह आएगा सबसे पहले। तो हम लिखेंगे अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण के बारे में परिभाषा है, ये अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के। तो हमें दिया गया है फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे इस पे अनुनासिक, सबसे पहला होगा हमारा अनुनासिक। सेकंड है हमारा विसर्ग। ये हमें दिया गया है अनुनासिक। तो हमने लिखा है बच्चों अयोगवाह के आधार पे इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, या इसके 2 प्रकार है। सबसे पहले जो हमारा प्रकार है 1 नंबर पे हम लिखेंगे अनुस्वार। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अनुस्वार, जिसकी पहचान इस प्रकार होगी। सेकंड है हमारा विसर्ग। सेकंड नंबर का क्या है हमारा? विसर्ग, जिसका पहचान चिन्ह ये है। थर्ड है जो हमें लिखा है अनुनासिक। अनुनासिक में क्या होगा बच्चों? इसमें चंद्र बिंदु आएगी, जिसे हम अनुनासिक वर्ण कहेंगे। जैसे अंग, ये है जो हमारा अनुनासिक के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रहे बच्चों, अयोगवाह वर्ण है जो स्वर के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, इनका क्या होगा? स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, और ये क्या होते हैं? सदैव दीर्घ में ही गिने जाती हैं। तो हम ये जो पंक्ति है ये लिखेंगे अयोगवाह
वर्ण स्वर योग वहां वर्ण स्वर के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। ये सदैव दृढ़ होते हैं। ये क्या होते हैं? सदैव दृढ़ का अर्थ होता है बड़ा। ये क्या होते हैं? योग वहां वर्ण के साथ ये प्रयुक्त होते हैं। योग वहां वर्ण स्वर के साथ ही क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं बच्चों। इनका जो प्रयोग है वो स्वतंत्र नहीं होता। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है और ये क्या होते हैं? सदैव दीर्घ होते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसके बाद क्या है? योग वहां वर्ण का उच्चारण स्वर के बाद भी होता है। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि योग वहां वर्ण का जो उच्चारण है वो स्वर के बाद होगा। तो हम सबसे पहले अनुनासिक के बारे में लिखेंगे। अनुनासिक बच्चों किसे कहते हैं? अनुनासिक किसे कहते हैं? जो चंद्र बिंदु होता है, इसका निशान क्या होता है? चंद्र बिंदु। इसी प्रकार अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। नासिक शब्द से हमें पता चल रहा है कि ये हमारा जो वर्ण या शब्द है जो हमारा नासिका से लिया गया है। अनुनासिक का अर्थ होता है बच्चों जो वर्ण उच्चारण करते समय मुख या नासिका से जुड़े होते हैं, हम उसे अनुनासिक शब्द कहते हैं। तो हम लिखेंगे अनुनासिक वर्णों का उच्चारण अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका से होता है। मुख व नासिका से होता है। अनुनासिक वर्ण न तो ह्रस्व स्वर होता है और ना ही दीर्घ स्वर होता है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे बच्चों हमने अनुनासिक के बारे में पढ़ा है, जिसमें फर्स्ट नंबर का पॉइंट है जो जिसमें हमने लिखा है कि अनुनासिक वर्ण न तो क्या होते हैं? ह्रस्व होता है और न ही दीर्घ होता है। तो हमने क्या लिखा है? अनुनासिक के वर्ण होते हैं ना ही वो बड़े होते हैं और ना ही वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है इनका विकास क्या है? अनुस्वार से हुआ है। इनका विकास किससे हुआ है? अनुस्वार से हुआ है। किसका विकास है? जो अनुनासिक का विकास अनुस्वार से हुआ है। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है? केवल नासिका से उच्चारण होने के कारण इसे नासिका या नासिकीय ध्वनि कहते हैं। किसे कहते हैं? केवल नासिका से जो वर्ण या शब्द उच्चारित होंगे उसे हम क्या कहेंगे? नासिकीय ध्वनि कहेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट नंबर ने लिखा है पॉइंट मुख व नासिका से उच्चारित अनुनासिक ध्वनि ये निम्न वर्ण है। कौन कौन से निम्न वर्ण है हमारे? ड़, ढ, ण, न और म। ये जो हमारे 5 वर्ण है वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिकीय वर्ण कहलाते हैं। जिसे हमने क्या किया? मुख व नासिका से उच्चारित किया है इन वर्णों को, इसीलिए इसे नासिकीय या मुख नासिकीय ध्वनि कहते हैं, अनुनासिकीय ध्वनि। तो हम बच्चों अब क्या लिखेंगे? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्वर। तो हमने कर लिया स्वर का। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? व्यंजन। क्या है कि व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन किसे कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा का अबाध रूप से क्या होता है? मुख विवर से नहीं निकलती। वर्ण उसमें क्या होता है? पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है। पूर्ण या क्या अपूर्ण क्या होता है? अवरोध होता है। उसे क्या कहेंगे? हम व्यंजन कहेंगे बच्चों। तो हम इसकी आसान तरीके से परिभाषा करेंगे, जिसमें क्या होगा? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33, जो हमने सामान्य परिचय में पढ़ा था। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सेकंड नंबर पे व्यंजन करेंगे। तो बच्चों क्या करेंगे?
व्यंजन। सबसे पहले हमने सेकंड नंबर की हेडिंग बनाई है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? तो व्यंजन के बारे में हमने परिभाषा का आपको सभी को ज्ञान करवाया है। और व्यंजन की परिभाषा क्या होगी तो हम लिखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा है वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा का अबाध रूप से मुख विवर से नहीं निकलती। हवा है क्या है जो आसान तरीके से मुख से बाहर नहीं निकलती, उसे क्या कहेंगे? उसे पूर्ण या अपूर्ण तरीके से या अवरोध होता है उस भाषाओं में, उसे क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं बच्चों। और तो इसका आसान तरीका है परिभाषा का कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। तो हम लिखेंगे इसकी परिभाषा वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा अबाध रूप से मुख से विवर होकर क्या होती है? विवर से नहीं निकलती। विवर से नहीं निकलती वर्ण पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है। पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है उसे व्यंजन कहते हैं। अर्थात नई लाइन से लिखेंगे हम, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण क्या है बच्चों? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहेंगे हम? व्यंजन। तो हमने बच्चों क्या परिभाषा लिखी है व्यंजन के बारे में? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा का क्या होता है? अबाध रूप मुख से विवर से निकलती है। वर्ण उसमें क्या होता है? पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है। क्या होता है? पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे बच्चों। और इसकी आसान तरीके से परिभाषा है कि सीधी भाषा में बोलेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की क्या होता है? सहायता से किया जाता है उसे क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन। व्यंजन है जो हमारे 33 होते हैं जो निम्न प्रकार से हैं। तो हम लिखेंगे व्यंजनों की संख्या 33 है जो निम्न प्रकार है। तो हम लिखेंगे, तो बच्चों हमने व्यंजनों की संख्या 33 होती है जो निम्न प्रकार से है, जिनका हमने लिखा है क ख घ घ ड़ च छ ज झ और न ट ठ ड ढ और न त थ द न प फ ब भ म य र ल व श स ह अक्षय त्र ज्ञ और श्र। ये हमने क्या लिखे हैं? व्यंजनों की संख्या। व्यंजनों की संख्या 33 कब होगी? जब हम क से है तक कितने वर्ण होंगे हमारे? 33
वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे बच्चों? 33 वर्ण होंगे। ध्यान रहे कि संयुक्त व्यंजन भी हमारे इन्हीं व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। तो हम लिखेंगे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो सबसे पहला है हमारा संयुक्त व्यंजन। व्यंजन में है हमारा संयुक्त व्यंजन में अक्षय, यह, और क्या होगा? त्रय। इसी प्रकार है श्रेय। ये सभी वर्ण है जो हमारे संयुक्त वर्णों से मिलकर बने होते हैं। इनमें संयुक्त वर्ण कौन सी है? तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे है क्षय। तो इसमें होता है क प्लस श प्लस ए मिलकर अक्षय का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार त्रय जिसमें किसका निर्माण होगा? त प्लस र प्लस ए मिलके किसका निर्माण करेंगे? त्रय का बच्चों। इसी प्रकार यह लिखा है जिसमें ज प्लस ण प्लस ए मिलकर निर्माण करेंगे। और श्रेय में श प्लस र प्लस ए मिलके श्रेय का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार हमने क्या किया है? व्यंजन की परिभाषा की है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा का आबाद रूप से मुख विवर से नहीं निकलती, उसे क्या कहेंगे? उसमें क्या होता है? पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार हमने व्यंजनों की संख्या लिखी है बच्चों 33 होती है, जिसमें क से लेकर है तक कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं हमारे। तो नेक्स्ट हमने लिखा है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन है जो एक दूसरे की सहायता से मिलकर बने होते हैं। तो अब हमारा जो पॉइंट है वो है प्रयत्नों के आधार पे व्यंजनों को हमने कई भागों में क्या किया है? विभाजित किया है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आधार पर व्यंजनों को निम्न भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? निम्न भागों में विभाजित किया है। उन निम्न भागों को हम लिखेंगे निम्न भागों में विभाजित किया है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा इसमें प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों में सबसे पहला है सपर्शी व्यंजन, जिसमें होगा कैसे कैसे मैं तक कैसे मैं तक कुल 25 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? कुल 25 वर्ण। इसी प्रकार सेकंड नंबर का जो है हमारा उस पे हम लिखेंगे संघर्षी। संघर्षी या उष्म। संघर्षी को हम उष्म भी बोलेंगे, जिसमें हमने लिखा है श स और है। ये हमारे संघर्षी उष्म व्यंजन होंगे। इसी प्रकार थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आएंगे च छ झ और झ। इसी प्रकार फोर्थ नंबर पे है अनुनासिक। फोर्थ नंबर पे हमने लिखा है अनुनासिक, जिसमें आएगा जो हमारे मुख व अनुनासिक से मिलकर बने होते हैं वर्ण, वो हमारे अनुनासिकीय वर्ण कहलाते हैं, जिसमें ड़ ण ण न और म, ये 5 वर्ण जो हमारे अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं हिंदी वर्णमाला की वर्ण विचार से। इसी प्रकार फिफ्थ नंबर पे हम क्या लिखेंगे? पार्श्विक। पार्श्विक में हमारा वर्ण है ल। इसे ल वर्ण को हम लुठित व्यंजन भी कहते हैं।
लुठित व्यंजन भी कहते हैं। इसी प्रकार हमने किया है प्रयत्न के आधार पे व्यंजनों को विभाजित करना। और नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्या करेंगे, उच्चारण के स्थानों के आधार पर व्यंजनों का क्या करेंगे, विभाजन करेंगे कि किस किस के आधार पे व्यंजनों का विभाजन हुआ है। तो सबसे पहले उच्चारण के स्थान पे के आधार पे व्यंजनों का क्या हुआ है, वर्गीकरण हुआ है, जिसमें हम सबसे पहले होगा हमारा कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, कंठ तालुव्य, कंठोस्थ, दंतोष्ठ और क्या होगा वत्स्य और नासिकीय। ये क्या होंगे हमारे उच्चारण के स्थान के आधार पे स्वर है जो, और व्यंजनों का क्या होगा वर्गीकरण होगा, जिसमें से हमारे इसमें कुछ व्यंजन भी होंगे और कुछ क्या होंगे स्वर भी होंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे, उच्चारण के स्थान पे। तो हमने सबसे पहले क्या है एक व्यंजन किया है। व्यंजन के अंतर्गत हम देखेंगे कि क से ह तक कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, 33 वर्ण होते हैं, जिसमें क्या होता है क ख घ। ये सबसे पहले हमें क की जो पंक्ति दी गई है इसमें जो ये वर्ण है वो क्या कहलाएंगे, कंठव्य। तो हम यही लिखेंगे बच्चों, ये क्या है हमारे कंठ है, स्वर है, सॉरी स्वर नहीं व्यंजन है। इसी प्रकार च छ जो हमें दिए गए हैं ये क्या है हमारे तालव्य व्यंजन, ट ठ ये हमें दिए गए हैं, ये हमारे कौन से होंगे, मूर्धन्य। तो हम लिखेंगे फिर है हमारे तय की पंक्ति के दंत्य, ये क्या होंगे दंतव्य व्यंजन। फिर हम लिखेंगे ओष्ठ्य व्यंजन। फिर हमें दिए गए हैं ज और न जो वर्ण है हमारे ये क्या है वतृस्य वर्ण होगा। वह जो अंतरस्व है, उष्म व्यंजन कौन से है हमारे जो हमने लिखे हैं। इसी प्रकार नासिकीय जो व्यंजन है ये हमारी क्या कहलाएंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे अनुनासिक, सॉरी नासिकीय, क्या कहेंगे इसे हम क्या कहेंगे ड न न और मैं। ये 5 जो वर्ण है हमें दिए गए हैं हिंदी वर्णमाला की व्यंजनों की संख्या में, तो ये हमारे क्या है नासिकीय व्यंजन है। इसी प्रकार स्वर तंत्री में कंपन के आधार पे भी व्यंजनों का विभाजन किया गया। तो हम लिखेंगे सबसे पहले है बच्चों, तो हम लिखेंगे स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का इसमें हमने लिखा है स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले होगा हमारा अघोष, सेकंड नंबर पे होगा शघोष। शघोष को हम घोष व्यंजन भी कहते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इन्हें 2 भागों में बांटा है। सबसे पहला है हमारा इसमें, सबसे पहले क्या है अघोष, सेकंड नंबर का इसमें है हमारा सघोष या घोष व्यंजन। इसी प्रकार घोष या अघोष व्यंजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अघोष क्या होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है उसे क्या कहेंगे अघोष कहते हैं। ये कितने होते हैं, कुल 13 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार सघोष व्यंजन है जो हमारे जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है उसे क्या कहेंगे हम घोष या सघोष व्यंजन कहेंगे। और इनकी जो कुल संख्या होती है वर्णों की वो 31 होती है। तो सबसे पहले हम अघोष हमें दिया गया है, इसकी परिभाषा लिखेंगे। अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका या स्वर तंत्रियों, जिन ध्वनियों के उच्चारण में
स्वर तंत्रियों में कंपन क्या होता है बच्चों? कंपन होता है, उसे अघोष व्यंजन, उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। यहाँ नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? इनकी संख्या है जो 13 होती है, या इसमें 13 वर्ण होते हैं। इनकी संख्या में 13 वर्ण होते हैं जो हमने लिखे हैं। इसी प्रकार से घोष या हमें घोष दिया गया है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सघोष दिया है, और सघोष और घोष एक ही चीज है। इसी प्रकार हम सघोष की परिभाषा लिखेंगे। सघोष व्यंजन कौन से होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में कंपन है जो होता है। अघोष में क्या होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता। क्या होता है बच्चों? नहीं होता। हमने यहाँ नहीं लिखा है। क्या है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या जो कितनी होती है? 13 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार सघोष है, तो सघोष के बारे में हम लिखेंगे, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों क्या होता है? स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। अघोष में तो क्या होगा कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। इसी प्रकार से अघोष में क्या होगा कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन क्या होता है, उसे क्या कहेंगे हम? सघोष व्यंजन कहेंगे। और सघोष व्यंजनों में वर्णों की संख्या है जो कितनी होगी? 31 होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसमें 31 वर्ण कितने होते हैं? इसमें 31 वर्ण होते हैं। इसी प्रकार हमने यहाँ कितने वर्ण लिखे हैं? 31। और अघोष में कितने होते हैं? 13। नेक्स्ट नई लाइन से हम क्या लिखेंगे कि जिन वर्ग का उच्चारण तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण यह वह है, इन सभी स्वर क्या होंगे? सघोष होंगे। इसी प्रकार ग, घ और ड, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गए हमारे क्या है? वर्ण। ये क्या होंगे? सभी प्रकार के सघोष। तो हम यहाँ लिखेंगे, वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण जिसे कहेंगे हम य, र और ल, और क्या होगा हमारा? व और है। एवं सभी स्वर क्या होंगे? सभी स्वर सघोष होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे प्राणतव। प्राणतव में क्या होता है? प्राण या वायु या श्वास, जिसे हम क्या कहेंगे? प्राण, वायु या श्वास के आधार पे व्यंजनों का भी वर्गीकरण किया गया। इसी प्रकार अनेक आधारों पर व्यंजनों में वर्गीकरण किया गया। तो हम सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्राणतव के आधार पर। प्राणतव
के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें अल्प प्राण भी होंगे और महाप्राण भी होंगे। प्राणतत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण दो भागों में किया है। सबसे पहले होगा हमारा अल्प प्राण, सेकंड है हमारा महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, अल्प का अर्थ होता है छोटा या थोड़ा। इसी प्रकार अल्प का अर्थ होगा जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है या निकलती हो उसे हम अल्प प्राण कहेंगे। उसका क्या होगा कि वर्ग का तीसरा, पहला और पांचवा वर्ण तथा यह इन सभी स्वर क्या होंगे, अल्प प्राण में आएंगे। उसी प्रकार अल्प प्राण को हम क्या कहेंगे, सघोष वर्ण भी कहते हैं। उसी प्रकार महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इस वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण श, स और श है, महाप्राण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष एवं अल्प प्राण भी नहीं होते। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले अल्प प्राण की परिभाषा। अल्प प्राण किसे कहते हैं, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि अल्प प्राण किसे कहते हैं तो अल्प प्राण को हम क्या कहेंगे, सघोष व्यंजन भी कहते हैं। तो अल्प प्राण की परिभाषा है बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण कम श्वास बाहर निकलती हो वे अल्प प्राण कहलाते हैं। इन अल्प प्राण में वर्ग का क्या होगा, पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व तथा है सभी स्वर क्या होंगे, हमारे अल्प प्राण। तो हम यहाँ लिखेंगे सभी स्वर है जो हमारे क्या होंगे, अल्प प्राण होते हैं। इसी प्रकार हमें दिया गया है सेकंड नंबर पे महाप्राण, तो हम महाप्राण की भी चर्चा करेंगे। सेकंड नंबर पॉइंट है हमारा महाप्राण। महाप्राण का क्या अर्थ होता है, तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे महाप्राण किसे कहेंगे, महाप्राण जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है। महा का अर्थ होता है बड़ा, या जिन अधिक, महा का क्या होगा, अधिक, बड़ा, ये सब क्या है कि महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की आवश्यकता अधिक होती है उसे महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण आएगा, हमारा दूसरा व चौथा। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण श,
श, से तथा है महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? महाप्राण होते हैं। वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण श से श तथा है क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे? उच्चारण के स्थान पे हमने नासिकीय भी किया है, मूर्धन्य, तालुव्य, कंठ व तालुव्य भी मिलकर क्या निर्माण करते हैं? ए और ए का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार हमने सभी किया है। भाषा के विशेष तथ्य भी यहाँ हम आपको बताएंगे किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हमने जितना भी टॉपिक किया है उस सभी का हम क्या करेंगे? दोबारा से रिवीजन। हमने लिखा है बच्चों भाषा व वर्ण विचार, हमारा टॉपिक था भाषा व वर्ण विचार। इसमें हमने क्या, सबसे पहले ओष्ठावृद्धि के आधार पर स्वर की स्थिति। स्वर की स्थिति में सबसे पहले होगा हमारा वृत्ताकार स्वर, सेकंड नंबर पे है हमारा अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार का अर्थ होता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार क्या हो जाता है? गोल हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर कहेंगे बच्चों। इसी प्रकार नेक्स्ट नंबर पे है अवृत्ताकार। तो अवृत्ताकार की परिभाषा है इन स्वरों में के उच्चारण में होठों का आकार गोल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? आकार है जो गोल नहीं होता, उसे हम अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। और फिर हमने नेक्स्ट किया है उच्चारण के स्थान पर। किसके स्थान पे? उच्चारण के स्थान पर स्वर कितने होते हैं। तो हम सबसे पहले हमने इसमें लिखा है अयोग वहा वर्ण। अयोग वहा वर्ण क्या होते हैं? ये अयोग वहा वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जिसमें अनुस्वार विसर्ग और अनुनासिक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार विसर्ग और अनुनासिक। सबसे पहले अयोग वहा वर्ण स्वर के साथ ही प्रयुक्त होते हैं, पर इनका स्वतंत्र प्रयोग है जो नहीं होता। क्या नहीं होता? इनका स्वतंत्र प्रयोग सदैव नहीं होता है, और ये सदैव दीर्घ होते हैं। क्या होते हैं? ये सदैव दीर्घ होते हैं बच्चों। फिर हमने लिखा है अनुनासिक। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख व नासिका से होता है। किससे होता है? अनुनासिक वर्णों का उच्चारण नासिका से व मुख से होता है। अनुनासिक वर्ण न तो ह्रस्व होता है और न ही क्या होता है? दीर्घ होता है। नेक्स्ट जो हमने पॉइंट लिखा है वो है हमारा इनका विकास अनुस्वार से होता है। किनका विकास? अनुनासिक का जो विकास है वो किससे होता है? अनुस्वार से होता है। केवल नासिका से उच्चारण होने के कारण इसे नासिका या नासिकीय ध्वनि भी कहते हैं। केवल नासिका से उच्चारण होने वाले जो वर्ण है उसे हम क्या कहेंगे? नासिकीय ध्वनि भी कहते हैं। और क्या होता है? मुख व नासिका से उच्चारित अनुनासिक ध्वनि ये निम्न वर्ण है। उनके निम्न वर्ण है जैसे ड़, ण, न और मैं क्या होते हैं? अनुनासिक होते हैं। इसी प्रकार हमने सेकंड नंबर पे क्या किया है बच्चों? व्यंजन किया है। क्या किया है? व्यंजन। सेकंड नंबर पे हमने क्या लिखा है? व्यंजन। तो व्यंजन के अंदर क्या होगा कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हवा अबाध रूप से मुख से विवर से निकलती है, वर्ण उनका क्या होता है? पूर्ण या अपूर्ण अवरोध नहीं अवरोध होता है। सॉरी बच्चों, क्या होता है? पूर्ण या अपूर्ण अवरोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे भी हम व्यंजन ही कहेंगे। इसकी एक पंक्ति की अगर हमसे परिभाषा पूछ ली जाए तो हम क्या लिखेंगे कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या 33 होती है जो हमने निम्न प्रकार से लिखी है। तो हम यहाँ दिखाएंगे आप सभी को व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। क वर्ण जो हमारे कंठव्य वर्ण कहलाते हैं। च से जो हमारी पंक्ति लिखी हुई है ये हमारे तालव्य होंगे। फर्स्ट नंबर का कंठव्य है, तालव्य। फिर हमने लिखा है ट, ठ, ढ, ये जो पंक्ति ये हमारे मूर्धन्य है। त, थ, द ये हमारे दंतव्य वर्ण है। औष्टव्य वर्ण कौन से होंगे? जैसे प, फ, भ। इसी प्रकार जो पांचवा वर्ण होगा, सभी पंक्ति का पांचवा वर्ण क से मैं तक वर्ण है जो हमारे क्या है, जिसमें ड़, न और मैं, ये पांच वर्ण क्या है? हमारे नासिकीय वर्ण कहलाएंगे। इसी प्रकार क से है तक 33 वर्ण होते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमने लिखा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत हमने
कुछ वर्ण लिखे हैं जो एक दूसरे की सहायता से मिलकर बने होते हैं। संयुक्त का अर्थ होता है इकट्ठा या एक दूसरे शब्दों से मिलकर बने हुए व्यंजन क्या कहलाएंगे? संयुक्त व्यंजन बच्चों। इसी प्रकार अक्षय लिखा है जिसमें क, श और ए मिलकर श शब्द का निर्माण करेंगे। इसी प्रकार त्रय शब्द है जिसमें त प्लस र प्लस ए मिलके निर्माण करेंगे। इसी प्रकार अज्ञा में ज, ण और ए मिलके निर्माण करेंगे। श्रय में श प्लस र प्लस ए मिलके क्या करेंगे? संयुक्त व्यंजनों का निर्माण। फिर हमने क्या लिखा है कि प्रयत्न के आधार पे भी व्यंजनों को क्या है? निम्न भागों में हमने विभाजित किया है। तो सबसे पहले हमने लिखा सपर्शी जिसमें क से मैं तक के कुल कितने वर्ण होते हैं? 25। इसी प्रकार सेकंड नंबर पे है संघर्षी या उषम जिसमें श स है, ये क्या होते हैं? संघर्षी या उषम या व्यंजन भी कहते हैं इसे हम। फिर हमने थर्ड नंबर पे लिखा है बच्चों शपर्श संघर्षी जिसमें च, छ, ज और झ ये मिलकर स्पर्श संघर्षी व्यंजनों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे अनुनासिक जिसमें ड़, ण, न और न मिलकर अनुनासिक व्यंजनों का निर्माण करते हैं। पार्श्विक जिसमें ल वर्ण आएगा, ल वर्ण को हम लुठित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? लुठित व्यंजन भी। फिर हमने लिखा है कि स्वर तंत्री में कंपन के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण किया है। क्या किया बच्चों? स्वर तंत्री में कंपन के आधार पे। तो इसे क्या किया? दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले अघोष, फिर है हमारा सघोष। सघोष को हम घोष व्यंजन भी कहेंगे। अघोष व्यंजन की परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। क्या नहीं होता है? कंपन नहीं होता, उसे हम अघोष व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या है जो 13 वर्ण होते हैं इसमें। इसी प्रकार अघोष है जो हमने कर लिया है। और सघोष की परिभाषा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन क्या होता है? होता है, उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। और इसमें कितने वर्ण होंगे? 31 वर्ण है। 31 वर्ण को हम उल्टा करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 13 वर्ण किसमें होंगे? अघोष में। इसी प्रकार बच्चों ये याद रखने योग्य बात है। फिर हमने लिखा है वर्ण का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण य, र, ल, व है एवं सभी स्वर सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट हमने लिखा है कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। किसके आधार पे? प्राणत्व के आधार पर, जिसमें अल्प प्राण भी होंगे और महाप्राण भी होंगे। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है बच्चों? 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर का होगा हमारा अल्प प्राण, सेकंड नंबर का है महाप्राण। अल्प का अर्थ होता है छोटा, जिससे या जिन वर्णों के उच्चारण में कम श्वास बाहर निकलती है उसे क्या कहेंगे? हम अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अल्प प्राण कहते हैं। इसी प्रकार सेकंड नंबर का पॉइंट है जो हमने लिखा है महाप्राण। महाप्राण में क्या होगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की आवश्यकता अधिक होती है। क्या होती है बच्चों? जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की आवश्यकता अधिक होती है उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे, जिसमें वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण क्या होगा? महाप्राण होंगे। उसी प्रकार हमने नेक्स्ट क्या लिखा है? ये हमने महाप्राण का जो टॉपिक है यहीं पे समाप्त किया है। हमारे स्वर व व्यंजन है जो बच्चों कंप्लीट हो गई हैं। तो हमने अब क्या कर लिया है? भाषा व वर्ण विचार कर लिए हैं। भाषा के कुछ विशेष तथ्य हैं जो हम आपको नेक्स्ट की क्लास में लिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों।